हाँ जी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू CGS केमिस्ट्री ज्ञान सागर। मैं हूँ बच्चे प्रियंका मैम एंड टुडे वी गोना स्टार्ट सॉल्यूशन MCQs। अब तक हमने उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं कि कैसे उसके क्वेश्चन टारगेट करने हैं हमें। ये जो न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में मैंने चूज़ किए हैं वो इस तरह के हैं जो आपके बोर्ड्स में भी टारगेट करेंगे, आपके नीट और JEE एग्ज़ाम सबको टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, इजीली MCQ कर सकते हो। तो मेक श्योर कि ये MCQ की सीरीज़ को ज्वाइन करने से पहले आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स पहले सुन लो एंड देन इसके ऊपर आना। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह आएगा आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट आई ट्राई कि सारे डाउट्स मैं पहले ही आपके क्लियर रखूँ। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यस, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया हुआ था, ये देखो सारी थ्योरी हम लोगों ने कवर की है। ठीक है, देखो ये सब हमने कवर किया और ये पुराने लेक्चर्स में कवर्ड है। तो आज हम MCQ स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो करो। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वैन हॉफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 थ्राइस विच इज़ 100% आयोनाइज्ड। 100% आयोनाइजेशन, अगर 100% आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो आई होता है क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड। अब चेक कर लेते हैं, K4FeCN6 ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से है, फर्स्ट वाला जो है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आप लोगों ने मेरे हिसाब से अभी तक नहीं किया हुआ, तो जैसे करोगे आगे तो आपको पता लग जाएगा, बट इसकी डिसोसिएशन मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। ये पूरी ब्रैकेट को ना आप B मान लो, ये क्या मान लो A, तो A4B1 बन गया। तो क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव है ना B के पैर में जो है, और FeCN6 इसके पैर में जो है इसकी पावर -4। कितने A हैं, मतलब K कितने हैं, 4। तो इस तरह से तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई मेरे पास, 5। 4 and 1 5। सेकेंड क्या है बच्चे आपके पास, K2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई, 3। थर्ड क्या है बच्चे आपके पास, K3FeCN6, तो अगेन इस वाले को B मान लो, तो हो जाएगा इस तरह से 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। I की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और लास्ट वाला क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट विच इज़ Al+3 + 3NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं पूछा किसके लिए हुआ है, Al2SO4 थ्राइस के लिए। तो इसको करोगे तो क्या बनेगा, 2Al+3 + SO4 2 नेगेटिव थ्राइस। तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट। तो आंसर इज A। क्लियर है, अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे आपको बेसिकली आयोनाइजेशन की नॉलेज मिली है। 100% डिसोसिएशन पे I की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता ही था, पहले लेक्चर से बता दिया था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इंक्लूड किया गया है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, जो पीछे वाली स्क्वायर ब्रैकेट है उसको B मान लो, सिंपल डिसोसिएशन के केस की तरह सॉल्व कर लो, हो जाना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent specific amount of given liquid solvent does not depend upon maximum amount of solid that can be dissolved in a specific amount of liquid। तो ये क्या होगी बच्चा जी, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन यही बोलती है ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड। बट अब वो सोल्यूट कौन सा है, सॉलिड। तो ये कौन सा केस आ गया, सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस, हम लोगों ने पढ़ा था ना टेम्परेचर पे कैसे 2 कंडीशंस होती हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी और एंडो के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट का क्या बनेगा बच्चा जी, यस,
हमें पता है पोलर इन पोलर, ये चीज़ तो डिपेंड करती ही है ना, चाहे नेचर ऑफ सोल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, ये दोनों डिपेंड करते हैं, बिकॉज पोलर इन पोलर डिजॉल्व होता है, या फिर अनपोलर नॉन पोलर इन नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो कौन सी ऑप्शन बच गई मेरे पास? प्रेशर की। तो ये भी हो सकता है, बट इसको भी समझो। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं, तो इसका मतलब प्रेशर के लगाने से कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब सॉलिड एंड लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो ऑप्शन सी इज देयर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मोर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो क्या होगा? मतलब आपके पास क्या है, ये ए के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? बी, ये क्या है मेरे पास? सोल्यूट। प्योर वाटर है, ठीक है, और एक तरफ मान के चलो मेरे पास कुछ भी है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल भी है। तो अब आपको पता है इसमें सिर्फ वाटर के ही इंट्रैक्शंस होंगे, इसमें सिर्फ अल्कोहल के इंट्रैक्शन। अब ये जब मिलेंगे तो आपके पास कैसे बेसिस बनेंगे? ए बी बनेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब आप लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल के केसेस में पढ़ा हुआ है कि अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर ए बी की इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो आपका ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब कैसे बच्चा जी? ये देखो, ये देखो मेरे पास क्या था? ये वाटर था, इसमें मैंने कोई सोल्यूट लिया, ठीक है। अब मेरे पास जाके क्या हो गया? इन्होंने बोला है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा है। इंट्रैक्शन ज़्यादा का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहे हैं कि उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसका जो नेट वॉल्यूम है बच्चे वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। मान के चलो ये आपके पास कितना था? 100 ml, और ये जो आपने सोल्यूट लिया वो है आपके पास 50 ml। अगर इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती तो क्या है कि ए और बी आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके आपके पास कितनी अमाउंट देंगे बच्चा जी? 150। तो इसका मतलब नो इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। नो इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? ये आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि आपने कोई ऐसा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला जिनके बीच में रिपल्शंस हो रही हैं, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल जब सॉल्वेंट में गए तो उनके बीच में रिपल्शंस हुई, वो एक दूसरे से भागेंगे, तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 150 ml, क्योंकि दूर दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये नॉन आइडियल केस तो है ही आपके पास, बिकॉज नॉट इक्वल। तो ये कौन सा केस हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। समझ पा रहे हो? तो ये कौन सा केस बन गया बच्चा जी? पॉजिटिव डेविएशन का। लाइकवाइज अगर आपके पास मान के चलो दोनों को मिक्स किया और इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा पकड़ा, ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, तो उनका जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हो जाएगी ना, बिकॉज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? लेस देन 150 ml। तो ये कौन सा केस आ गया? नेगेटिव डेविएशन का। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जब इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, नेट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो आपको नेगेटिव डेविएशन देगा। लेकिन अगर इंट्रैक्शंस कम हैं, अच्छी नहीं है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस केस में क्या होगा बच्चा जी? एक दूसरे से पार्टिकल दूर भागेंगे तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा केस बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर उनमें इंट्रैक्शंस ही नहीं है तो जितना दोनों को मिक्स किया उतना ही आपके पास नेट वॉल्यूम आ जाएगा, वो क्या बन गया बच्चा जी? आइडियल केस। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास? सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पास में आ रहे हैं, मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो गया, लेस हो गया, तो मतलब वो कौन सा केस हो गया? नेगेटिव डेविएशन का। समझ गए बच्चा? तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। डन। आई एम होपिंग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 1.86 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एक बार देख लो, ठीक है। सो KF दिया हुआ है, मोलर मास फाइंड करना है, तो KF वाला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, क्या होती है? WB अपॉन MB इंटू WA इन केजीज, ठीक है। अब आपको मोलर मास सोल्यूट का निकालना है। अब आपको ये तो पता है कि A किसके लिए होता है मेरे पास? सॉल्वेंट के लिए। B किसके लिए होता है? सोल्यूट के लिए। मेक श्योर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लो ये न्यूमेरिकल करने से पहले।
तो अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर MB निकालना है, ठीक है। और मेरे पास WB कितना दे रखा है, 40 ग्राम। 40 ग्राम सब्सटेंस को जब आपने 1000 ग्राम पानी के अंदर डाला, 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 kg, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास ये सॉल्वेंट है ना A, और ये क्या है, सब्सटेंस B, के इतने को इसमें डाला, तो मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिप्रेस्ड बाय दिस का मतलब कि इतना डिप्रेस हो गया, तो 1.86 आ गई वैल्यू। KF कितना दे रखा है, अगेन 1.86, WB कितना है 40, MB आपको निकालना है, WA आपके पास कितना है 1 kg। अब आप देखो MCQ है, तो ये आपको कैलकुलेशन में उलझाएंगे नहीं, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी देंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो MB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी, 40 ग्राम, ठीक है। तो आंसर ये 40 किसका होता है, NaOH का होता है यूजुअली। देखो 23 + 16 + 1 चेक कर लो, ठीक है। मैं वैसे बता रही हूँ, हमें इसका कोई लिंक नहीं है। तो यस, ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, रीजन असर्शन। व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। दिस इज ट्रू, है ना, यही होता है। हमारे पास ये ऑस्मोसिस का केस हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से कुछ पार्टिकल जा सकते हैं, कुछ पार्टिकल नहीं जा सकते। मैं एग्जांपल कैसे देती हूँ, टी स्ट्रेनर की, चाय छानते हो, चाय पत्ती के दाने ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड सारा निकल जाता है, तो वो भी एक सेमी परमिएबल की तरह काम कर रहा है। मलमल का कपड़ा, ठीक है, उसमें से अगर आप कुछ छांटोगे तो क्या होगा बच्चा जी, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड बीच में से निकल जाता है, दैट ऑल्सो एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलुलोज भी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सेलेक्टेड पार्टिकल्स को बीच में से पास करना, एंड ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स बच्चा जी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है ना कि सोल्यूशन को मैंने सेपरेट किया प्योर सॉल्वेंट से बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं कहते हैं वो पास हो जाते हैं प्योर से सोल्यूशन की साइड। अब रीज़न क्या है, कहते हैं इसका, कहते हैं डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट अक्कर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न की भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट आपको पता है कि डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बिकॉज डिफ्यूज़न के अंदर बच्चा जी देयर इज़ नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, देयर इज़ नो सिलेक्टिविटी, कोई भी किसी में भी मिक्स हो सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक से दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, वेयर एज ऑस्मोसिस में सिलेक्टेड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न में देयर इज़ नो मेम्ब्रेन, सो बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस। सो इसका मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे डेफिनेशन सही हैं, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट फॉर द असर्शन। वही है, बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation for A. So B option is there. Next है, in unsaturated air the mole fraction of water vapor is this. In water saturated air मतलब एयर इन लिक्विड का केस हो गया, मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.02। इन्होंने कहा इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, हवा के अंदर की बात कर रहे हैं, एयर के अंदर जो वाटर वेपर ट्रैप्ड है। इन्होंने ह्यूमिडिटी वाला केस उठाया यहाँ पे, ठीक है, कि जब मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है एयर के अंदर, तो वाटर की कितनी मोल फ्रैक्शन है 0.02, तो एयर की कितनी होएगी बच्चा जी 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.98, ठीक है 0.98 आ गया मेरे पास। अब उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है आपको 1.2 एटमॉस्फेयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ रहे हो, अब एयर प्लस वाटर ने मिला के एक सोल्यूशन बना दिया आपको, मतलब एयर इज़ द सॉल्वेंट, वाटर वेपर इज़ द सॉल्यूट एयर, तो ये ह्यूमिडिटी वाला केस है, मॉइस्चर ट्रैप्ड इन द एयर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब सोल्यूशन बन गया तो एक का प्रेशर दूसरे को अफेक्ट करेगा, तब हम प्रेशर टर्म की जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे किसका पूछा है, एयर का पूछा है, विच इज़ इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर, यही मतलब हो गया। ऐसे ही करते हो ना कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसका निकालना है अपॉन टोटल, तो ये क्या बन गया बच्चे मेरे पास 1.2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर कितनी है 0.98। सॉल्व करके कितना आएगा देखो,
देखो आपके सारे आंसर नियर बाय हैं, आप कौन सा लेके चलोगे? अब सोचो कैसे करोगे बच्चे इसको, राउंडिंग ऑफ कर सकते हो? मेरे पास देखो क्या हो रहा है, मैं इसको कैसे सोच रही हूँ कि मेरे पास क्या था 1.2 था, तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो 1 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा? 0.98 पड़ा है मेरे पास आंसर ये तो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने 0.98 को 1 ले लिया तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू 1, 1 आंसर आ गया, या 1.2 इंटू 1, 1.2 आ गया आंसर मेरे पास। लेकिन अगर मैं बच्चा जी 1.2 को एग्जैक्ट 0.98 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे पास बनता है 1.176। इन्होंने कितना स्मार्टली आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इन्होंने राउंडिंग ऑफ वाले का भी आंसर दे दिया तो हमें लगता है कि ये होगा, बट नहीं, समटाइम्स इन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया होता है। तो हो सकता है कि आपको राउंडिंग ऑफ ज़रूरत पड़े ना पड़े, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देख के किया करो। तो आंसर इज़ 1.176 एटमॉस्फेयर। करके देख लो, पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैट्रिक्स मैच है, कौन सा किसको मैच करता है? स्टैंडर्ड का मतलब सॉलिड सोल्यूशन, बाइनरी। अब कैसे ढूंढोगे? बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? दो का कंपोनेंट, मतलब सी और पी का कॉम्बिनेशन है। सी और पी का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ है? बी और डी ऑप्शन में। तो ए और सी तो गलत हो गए, सिंपली यहाँ से पता लग गया। अब उसके बाद सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या है? सॉलिड सोल्यूशन का मतलब मेन जो आपका है वो सॉलिड फेज है, ठीक है। तो वो कौन सी ऑप्शन बन गई? आर। तो कौन सा हो गया बी को लेके आर? ये वाला। तो ऑप्शन तो बी होगी, बट चेक कर लो ये भी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जनरल डेफिनेशन ना, सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है ना ये। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? क्यू। तो ऑप्शन तो बी ही बन रही है। जब भी मैचिंग करनी होती है ना तो हमेशा एक कॉमन ढूंढो, कॉमन ढूंढने के बाद आपको कोई ना कोई तो पक्का आता ही होगा, बाकी के ऑप्शंस को कर दो एलिमिनेट। फिर जो बाकी की ऑप्शन बच जाती हैं आपके पास 2 या 3, उसको देखो कि कैसे आप कट ऑफ कर सकते हो। मतलब ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा और एनी अदर लिक्विड इज डिटर्मिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हेनरी लॉ क्या कहता है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो रही है वो डिपेंड करता है कितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है ना। या फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व हो रही है तो मतलब उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? रेट ज़्यादा ही होगा। काफ़ी डेफिनेशन दी थी ना, कहते जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही गैस उसके अंदर डिज़ोल्व होती जाएगी, जितना आप प्रेशर ऊपर से अप्लाई करोगे उतनी अमाउंट में गैस डिज़ोल्व होती जाएगी, उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। या फिर अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हेनरीज लॉ ने बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था। सॉल्युबिलिटी भी किसकी थी? गैस इन लिक्विड के बारे में। तो ये अलग टॉपिक नहीं है, ध्यान से करना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बताया था। तो अमाउंट ऑफ गैस दैट विल डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा और एनी अदर लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ दीज फैक्टर। सॉल्युबिलिटी वाला ही आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज -1.86 डिग्री सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं, क्या है? डिग्री सेल्सियस केल्विन मोलल इनवर्स। डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे बड़ा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस बाय दिस, कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर ऑफ Na2SO4। अब इन्होंने बोला नहीं ना कि 100% डिसोसिएट है कि नहीं है, तो हमें नहीं पता कि आपको आई की वैल्यू क्या लेनी है। पर Na2SO4 इज आयनिक कंपाउंड, तो आपका क्या टॉपिक लगेगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M। तो M क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू WA इन kgs। चेंज कितना है आपके पास? -3.82। आई आपको निकालना है। KF कितना दे रखा है कांस्टेंट? 1.86। कितना डाला है इन्होंने? 5 ग्राम इन 45 ग्राम। ग्राम को केजी में किया 1000। Na2SO4 का मोलर मास चेक कर लो कितना आएगा? 23 इंटू 2। सल्फर का कितना होता है भाई? 32। 16 का 32 बन गया। 16 इंटू 4 कितना आ गया?
46 प्लस 32 प्लस 64, तो बन गया 6 4 10 11 12 4 4 8 142। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लो। अभी कितना आएगा भाई? कटिंग्स करके देख लो। ठीक है, ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो अभी करके देख लो कितना आएगा। राउंड ऑफ करो, करो कैलकुलेशन बच्चे। करो कैलकुलेशन, बताऊं अभी मैं कैसे करोगे? सॉरी, ये जो है ना चीज़, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, इसीलिए छोड़ो इसको। ठीक है, अब देखो इसको राउंड ऑफ करके देखो क्या नियर बाय आंसर आता है आपका। 3.82 को क्या मैं 4 ले सकती हूँ? इंटू 9/1000 इंटू, लेट मी स्टॉप दिस। वन 142 को 18 से करो, आपके सामने कैलकुलेशन करके देख रहे हैं हम लोग। टू 556/1000, 2.556। अब जी, तो अब आप देखो कि आपका आंसर किसके नियर बाय है। 2.556 आया, 2.05 के नियर नहीं है, 2.6 इसके नियर बाय है ना, तो यस, ऑप्शन इज बी। तो मैंने आपको ये बताया, आप एक बार ना एग्जैक्ट कैलकुलेटर पर करके देख लेना, मे बी आपको यही आंसर मिलेगा। बट क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम्स में, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ ही करेंगे, तो मैंने राउंड ऑफ करके बताया है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? वेपर फेज डायग्राम फॉर अ सोल्यूशन इज गिवन बिलो इफ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट। बच्चे दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, स्किप। वेपर फेज डायग्राम इज नॉट गिवन ना, इसीलिए हमारे पास नहीं है। 11th देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है कि कितना प्रेशर आप लगा रहे हो ताकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर से सोल्यूशन की साइड आ रहे हैं वो हम उसको रोक दें। तो कहते हैं वो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ ही होता है अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा अमाउंट आएगी तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चा जी, कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा। ऑप्शन ए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रीड द स्टेटमेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन्स नेटवर्क ऑफ सब मैक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूस शीट और फिल्म। नेक्स्ट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू होल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट द सोल्यूट कैन। कौन सी करेक्ट है? थर्ड तो गलत है ना, क्योंकि सॉल्वेंट पास करते हैं, सोल्यूट नहीं पास करते, ये उल्टी डेफिनेशन दे दी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि फर्स्ट वाली ऑप्शन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन नेटवर्क ऑफ सब मैक्रोस्कोपिक होल्स और पोर, ऐसा नहीं होता, ये मलमल के कपड़े की तरह होती है कंटिन्यूस शीट, बड़े बड़े होल नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेपर सोल्यूशन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट एक्स इन 100 ग्राम ऑफ CS2 इज दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, ये दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। बच्चा, शुड आई गिव इट टू योर होमवर्क? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है आपके पास? एक्स। लेट मी गिव यू हिंट, आप मुझे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है एक्स का, तो मान के चलो इसके पैर में एन है, तो आपको इस एन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और ये जो आपका एक्स है उसका मोलर मास कितना है बच्चा जी? 32 है, मतलब जो आपका सोल्यूट हो गया MB वो कितना बन गया? 32 इंटू एन। तो ये आपको एन पता करना है अपने क्वेश्चन से। ये सॉलिड
सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कन्टेनिंग दिस टू दिस, यस। तो अब ये आपको n निकालना है, मुझे करके दिखाना, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बट उससे पहले मुझे आपके आंसर्स मिलने चाहिए बच्चे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट होगा बच्चा जी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चंस और भी बहुत है करने वाले जो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।